बिजनेस की छोटी मोटी बातें में आपका स्वागत है। और ये हमारे पहले सीजन का आखिरी पड़ाव है। हाँ, आखिरी पड़ाव। और ये पूरी चर्चा, ये पूरा सीजन आपके लिए लाया है omemai.com। omemai.com। पिछले 13 हफ्तों में हमने कई कहानियां सुनी, प्रिया की मिठाइयों की, माया की कुकीज की, विक्रम के हैंडीक्राफ्ट्स की। ये सब वो लोग हैं जिनके पास एक कमाल का हुनर है, एक जुनून है, पर वो इस एक सवाल पर आकर अटक जाते हैं कि इस जुनून को एक मुनाफे वाले बिजनेस में कैसे बदलें। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कोई नई थ्योरी नहीं बताएंगे, बल्कि पिछले 13 हफ्तों में जो बिखरे हुए धागे थे ना, हाँ, उन सभी को एक साथ बुनकर एक पूरी तस्वीर तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मार्केटिंग, कॉस्टिंग, ब्रांडिंग, ये सब अलग अलग पुर्जे नहीं हैं। ये सब एक ही इंजन का हिस्सा है। बिल्कुल। और जो बिजनेस इस इंजन को चलाना सीख जाता है वही कामयाब होता है। तो चलिए इस इंजन को शुरू से समझते हैं। सब कुछ एक आइडिया से शुरू होता है, एक सपने से। मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुकीज बनाती हूँ, या मेरे बनाए बैग्स जैसा कोई नहीं बना सकता। हाँ, ये पैशन है। लेकिन हर सपना बिजनेस तो नहीं बन सकता। यहीं पर पहले एपिसोड वाली बात आती है, आइडिया का रियलिटी चेक करना। हाँ, और रियलिटी चेक का मतलब सिर्फ दोस्तों से ये पूछना नहीं है कि मेरा आइडिया कैसा लगा। अच्छा। इसका असली मतलब है मुश्किल सवाल पूछना। क्या लोग सच में इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? बाजार में पहले से कितने लोग यही काम कर रहे हैं? क्या इसे शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा? ये वो पहला फिल्टर है, सही, जो बताता है कि आपका आइडिया सिर्फ एक शौक बनकर रह जाएगा या उसमें बिजनेस बनने की गुंजाइश है। ठीक है, तो मान लीजिए आइडिया इस फिल्टर से पार हो गया। लोगों ने कहा हाँ, हम ये खरीदेंगे। अब क्या, बस प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें? जैसे प्रिया ने किया तो? हाँ, प्रिया ने भी तो यही किया था अपनी मिठाइयों के साथ। वो हर तरह के ऑर्डर ले रही थी, जन्मदिन, त्योहार, शादियां, और पूरी तरह से उलझ गई थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आइडिया पास होने के बाद अगला कदम प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि बिजनेस को एक आत्मा, एक दिशा देना है। विजन, मिशन, बिल्कुल। जैसा हमने एपिसोड 2 में विजन, मिशन और वैल्यूज की बात की थी। जब तक प्रिया सब कुछ कर रही थी, वो कहीं नहीं पहुंच रही थी। जिस दिन उसने अपना विजन तय किया कि उसे शादी की मिठाइयों के लिए शहर का सबसे भरोसेमंद नाम बनना है, अचानक सब कुछ साफ हो गया। उसे एक डायरेक्शन मिल गया। हाँ, उसे पता चल गया कि कौन से ऑर्डर लेने हैं, कौन से छोड़ने हैं, पैकेजिंग कैसी करनी है। वो विजन उसके बिजनेस का, आप कह सकते हैं, ध्रुव तारा बन गया। हाँ, और वो ध्रुव तारा आपको बताता है कि जाना कहाँ है, पर वहां तक पहुंचने के लिए ईंधन कितना लगेगा वो तो नंबर ही बताते हैं। बिल्कुल, नंबर्स। और यहीं आकर माया की गाड़ी अटक गई थी अपनी कुकीज के साथ। मुझे आज भी उसकी कहानी याद है। हाँ, वो क्लासिक केस है। दिन में 12-12 घंटे मेहनत, महीने में 100 डिब्बे बिक रहे हैं, पर बैंक अकाउंट खाली। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है और अक्सर होता है, क्योंकि माया की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो सिर्फ सीधी लागत, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट्स गिन रही थी। जैसे आटा, चीनी, चॉकलेट, जो डिब्बे के अंदर हैं। एग्जैक्टली। पर बिजनेस चलाने का खर्च सिर्फ उतना ही तो नहीं होता। एपिसोड 3 में हमने देखा था, किराया, गैस, बिजली, डिलीवरी वाले का पेट्रोल, पैकेजिंग का सामान, वो सब छिपे हुए खर्चे, जिन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कहते हैं, वो उन्हें पूरी तरह से भूल गई थी। उसका अंदाजन 1700 रुपए का महीने का अतिरिक्त खर्चा हो रहा था, जो हर डिब्बे पर 17 रुपए का बोझ डाल रहा था। हो। तो जिसे वो 30 रुपए का मुनाफा समझ रही थी, वो असल में सिर्फ 13 रुपए था। यानी वो मेहनत तो कर रही थी, पर असल में पैसे गंवा रही थी। ठीक है, तो माया ने अपनी लागत समझ ली, पर मुझे लगता है अगला सवाल और भी मुश्किल है। सिर्फ खर्च निकालकर कीमत तय कर देना काफी है? नहीं। क्या ग्राहक ये नहीं सोचेगा कि अरे ये बैग इतना महंगा क्यों है? नेहा के सामने यही चुनौती थी, है ना, अपने हैंडमेड बैग्स के साथ। बिल्कुल। अगर नेहा सिर्फ कपड़े, धागे और अपनी मेहनत के घंटे जोड़कर कीमत तय करती, तो वो हमेशा बाजार के सस्ते बैग से मुकाबला करती रहती। यह है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो ज्यादातर लोग करते हैं। पर एपिसोड 6 में हमने असली जादू देखा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का। हाँ, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का। नेहा ने समझा कि लोग उसका बैग सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो एक कहानी खरीद रहे हैं। उसकी कला, उसकी कहानी और उस बैग को लेकर चलने का जो एहसास है वो खरीद रहे हैं। जब उसने अपने बैग को पहनने वाली कला या वेरिएबल आर्ट की तरह पेश किया, तो कीमत पर बहस ही खत्म हो गई। वाह, मतलब कीमत सिर्फ आपकी लागत पर नहीं, बल्कि ग्राहक के दिल में आपके प्रोडक्ट की क्या जगह है इस पर तय होती है। सही बात है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक साफ विजन है,
प्रोडक्ट की असली लागत पता है और एक सही कीमत भी। पर हम अभी भी एक भीड़ भरे बाजार में एक छोटी सी दुकान है, हमें पहचानेगा कौन? यहीं पर मुझे नताशा मसालों वाली कहानी याद आती है। और नताशा की कहानी एक बहुत बहुत जरूरी सबक है। उसके घर के बने ताजे मसाले लाजवाब थे, पर उसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई ब्रांडिंग नहीं थी। ना कोई ब्रांड का नाम, ना लोगो, ना कोई खास पैकेजिंग। नतीजा क्या हुआ? जैसा एपिसोड 4 में हमने देखा, जिन लोगों ने उसके मसाले चखे, उन्होंने ही मिलते जुलते नामों से अपना काम शुरू कर दिया। वो कॉपीकैट्स का शिकार हो गई और कुछ नहीं कर सकी। एक बिजनेस को सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं, एक नाम, एक वादा, एक भरोसा चाहिए होता है, और वही ब्रांड कहलाता है। तो ब्रांड एक कवच की तरह है जो आपको नकलचियों से बचाता है। बिल्कुल। और यही ब्रांड पहचान मार्केटिंग के उन 4 पीस को ताकत देती है जिनकी बात हमने एपिसोड 5 में की थी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कीमत सही है, लेकिन अगर प्रमोशन सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो सब बेकार। सही का। और प्रमोशन का मतलब सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर ये बताना नहीं है कि मेरा सामान खरीदो। नहीं, प्रमोशन का मतलब है सही लोगों से सही भाषा में बात करना। लेकिन सवाल ये है कि वो सही लोग हैं कौन? एग्जैक्टली। ये वही सवाल है जिससे विक्रम जूझ रहा था अपने हैंडीक्राफ्ट्स के साथ। हाँ, एपिसोड 9 की बात है ये। हाँ, वो हर उस इंसान को अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा था जो पर्यावरण की परवाह करता है। अब ये तो मतलब बहुत बड़ी और धुंधली सी बात हो गई। बिल्कुल। वो हवा में तीर चला रहा था। असल बदलाव तब आया जब उसने अपने ग्राहकों की काल्पनिक तस्वीरें बनाई। कस्टमर प्रोफाइल्स। हाँ, जिन्हें हम कस्टमर प्रोफाइल कहते हैं। जैसे प्रिया द कॉन्शियस कंज्यूमर, एक 30 साल की योगा टीचर जिसे प्रोडक्ट की कहानी में दिलचस्पी है। या करण द एस्थेटिक कलेक्टर, एक 45 साल का आर्किटेक्ट जिसे अपने घर के लिए अनोखी चीजें जमा करने का शौक है। अब विक्रम को पता था कि उसे किससे और क्या बात करनी है। कमाल है। मतलब जब आप जानते हैं कि आप प्रिया या करण से बात कर रहे हैं तो आपका मैसेज, आपकी तस्वीरें, सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। और यहीं पर डिजिटल दुनिया काम आती है। आप फेसबुक या गूगल पर जाकर कह सकते हैं कि मुझे अपना विज्ञापन सिर्फ प्रिया और करण जैसे लोगों को ही दिखाना है। बिल्कुल। यही तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सार है जिसकी चर्चा हमने एपिसोड 10 और 11 में की थी। सही। छोटे बिजनेस के पास बड़े ब्रांड्स जैसा करोड़ों का बजट नहीं होता। परफॉर्मेंस मार्केटिंग उन्हें ताकत देती है कि वो अपना पैसा सिर्फ तभी खर्च करें जब कोई नतीजा मिले, जैसे कोई क्लिक करे या इंक्वायरी फॉर्म भरे। हाँ। साथ ही ऑनलाइन दुनिया में आपकी साख यानी आपका ऑनलाइन रेप्यूटेशन, उसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे रिव्यूज नए ग्राहकों का भरोसा जीतने में बहुत मदद करते हैं। वैसे इन सब चीजों को सीखना और लागू करना अकेले थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, होता है। और जो लोग इस सफर में एक दूसरे का साथ चाहते हैं और सीखते रहना चाहते हैं, उनके लिए amilami.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस एक बेहतरीन जगह है। हाँ, बस इस चर्चा के पोस्टर पर जो QR कोड दिया है उसे स्कैन करना है। वहाँ आपको नए आइडियाज, ब्लॉग्स, टूल्स और हमारी लाइव वर्कशॉप्स की जानकारी भी मिलती रहती है। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। तो हमने अपने ग्राहक प्रिया और करण को ऑनलाइन ढूंढ लिया। हाँ। उन्हें अपना विज्ञापन दिखाया और वो हमारे प्रोडक्ट में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं। जब वो असल में हमारे क्राफ्ट मेले के स्टॉल पर आते हैं या हमारी वेबसाइट खोलते हैं, तब उन्हें क्या महसूस होता है? ये आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। इसे हमने एपिसोड 13 में विजुअल मर्चेंडाइजिंग के नाम से समझा था। ये सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों की खिड़कियों की सजावट नहीं है। ये आपकी वेबसाइट के रंगों से लेकर आपके स्टॉल पर रखी चीजों की तरतीब तक हर चीज में है। क्या आपका डिस्प्ले आपके ब्रांड की कहानी कहता है? बिल्कुल। क्या पैकेजिंग खोलने पर ग्राहक को खास महसूस होता है? ये वो अनुभव है जो एक बार के ग्राहक को एक वफादार फैन में बदल देता है। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये एक चेन की तरह है जहां हर कड़ी दूसरी से जुड़ी है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, आपका विजन जो एपिसोड 2 में था, हाँ। वो आपकी ब्रांडिंग एपिसोड 4 को दिशा देता है। अच्छा। आपकी ब्रांडिंग आपकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एपिसोड 6 को सही ठहराती है। अच्छा। आपका कस्टमर प्रोफाइल एपिसोड 9 वाला वो तय करता है कि आपके डिजिटल विज्ञापन किसे दिखेंगे। और इन सब के नीचे आपकी सही कॉस्टिंग का मजबूत आधार है जो एपिसोड 3 में था, जो ये पक्का करता है कि ये खूबसूरत इमारत हवा में नहीं बल्कि ठोस जमीन पर बनी है। कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं। और सीखने का ये पूरा सफर, ये पूरा सीजन आपके लिए omamai.com द्वारा लाया गया है। omamai.com। इस सीजन का सफर वाकई शानदार रहा।
एक अकेले आइडिया से लेकर एक पूरी जुड़ी हुई बिजनेस स्ट्रैटेजी तक। उम्मीद है कि इन सब कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर अब श्रोताओं के लिए और साफ दिख रही होगी। ये सिस्टमैटिक अप्रोच ही किसी जुनून को एक मुनाफे वाले और लंबे समय तक चलने वाले माइक्रो बिजनेस में बदल सकती है। यही शौक और व्यवसाय के बीच का फर्क है। और सीखने का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। नहीं। एक बार फिर याद दिला दें, जो आगे भी सीखते रहना चाहते हैं और होमप्रेन्योर्स की हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके omamai.com की देवी द क्यूरियस व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें। और हम नए साल में सीजन 2 की योजना भी बना रहे हैं। तो आप आगे किन विषयों के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे? सेल्स के बारे में, टीम बनाने के बारे में, या कुछ और? हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। बिजनेस की छोटी मोटी बातें के सीजन 1 में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नए साल में और भी ऐसी ही गहरी और काम की चर्चाओं के साथ वापस आएंगे। हमें फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। और सीजन 1 को समाप्त करते हुए हम आपको एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमने आज प्रिया और करण जैसे ग्राहकों के आधार पर एक बिजनेस प्लान बनाने की बात की, लेकिन लोग बदलते हैं, उनकी जरूरतें बदलती हैं, उनकी जिंदगी बदलती है हमेशा। आज की प्रिया शायद कल कुछ और चाहेगी। तो सवाल यह है, क्या आपका बिजनेस प्लान एक पत्थर की लकीर है या यह एक जिंदा दस्तावेज है जो आपके ग्राहकों के साथ साथ सांस ले रहा है, सीख रहा है और बदल रहा है?